हर डिबेंचर एक जैसा नहीं होता, कोई सिक्योर्ड होता है, कोई कन्वर्टेबल। अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है और कल कंपनी बंद हो जाए तो इन्वेस्टर का पैसा कौन बचाएगा? इन सवालों के जवाब बच्चों आज हम समझेंगे इसी वीडियो लेक्चर में, जिसमें होगा टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स और ट्रस्ट डीड क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटा वीडियो होगा। जल्दी से अपनी नोटबुक पेन निकाल लो और अब हम शुरू करते हैं। डिबेंचर्स बच्चों ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि होते क्या क्या है। कंपनी ने एक लोन लिया हुआ है पब्लिक से, वो डिबेंचर्स है। अब डिबेंचर्स 4 टाइप्स के होते हैं नॉर्मली। सबसे पहले वो सिक्योरिटी के बेस पे कि क्या वो सिक्योर्ड है कि नहीं। रिडेम्पशन, कल को पैसे किस हिसाब से मिलेंगे उस बेस पे क्लासिफाई करा जाता है। रजिस्ट्रेशन की पैसा किन लोगों को मिलेगा, ठीक है, क्या डिबेंचर होल्डर को मिलेगा या जिनका नाम रजिस्टर्ड है उसके बेसिस पे क्लासिफाई होता है। और कन्वर्टेबिलिटी के हिसाब से कि कल को अगर मान लो डिबेंचर होल्डर शेयर होल्डर बनना चाहे तो क्या वो बन सकता है कि नहीं, उसके बेसिस पर। तो ये 4 टाइप्स है बच्चों, हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलिए, सबसे पहले टाइप्स ऑफ डिबेंचर ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बेस पर बच्चों एक होता है सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर का मतलब है वो डिबेंचर्स जो कंपनी के एसेट्स पर चार्ज क्रिएट करके इशू किए जाते हैं। मतलब कंपनी अपने एसेट्स गिरवी रख रही है आरओसी के पास। क्लियर है? सिंपल शब्दों में बच्चों, कंपनी अपने एसेट्स गिरवी रखती है एज अ सिक्योरिटी। XYZ लिमिटेड है, उसने अपनी फैक्ट्री की बिल्डिंग पर चार्ज क्रिएट करा। चार्ज क्रिएट करने का मतलब है एज अ सिक्योरिटी वो जमा करवाया। किसको? आरओसी को। बच्चों बच्चों बिल्डिंग या एसेट फिजिकली कहीं नहीं जाता। ये नहीं है कि मान लो आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है तो आप उसको फिजिकली कहीं पे लेकर जाओगे। फिजिकली वो आपके पास ही रहेगा, आप जस्ट चार्ज क्रिएट कर दोगे, मतलब आप गिरवी रख दोगे। ठीक है? तो जैसे 10% सिक्योर्ड, आपने जितना जितना आपने पैसा रेज करा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप अपना प्लांट एंड मशीनरी कोई भी एसेट है, ठीक है, या फिक्स है या फ्लोटिंग है, आप आरओसी के पास गिरवी रख सकते हो। क्लियर है? अगर कंपनी कल को डिफॉल्ट करती है तो डिबेंचर होल्डर्स सिक्योर्ड हैं, वो एसेट्स जो हैं वो बिकवा सकते हैं और अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो फीचर्स क्या आगे बच्चों? एसेट्स पर इसमें चार्ज क्रिएट होता है। क्लियर? रिस्क इसमें बहुत कम है बिकॉज ऑलरेडी आपका पैसा सिक्योर्ड है। ठीक है? नॉर्मली इन्वेस्टर्स जो है वो यही प्रेफर करते हैं बच्चों। ठीक है? अब आगे देखते हैं, एक ये तो थे ना सिक्योर्ड डिबेंचर, एक होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स का मतलब है कंपनी की गुडविल और रेपुटेशन बहुत अच्छा है, उसने अपना कोई भी एसेट्स कोई भी सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखी हुई बच्चों। तो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स केवल स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन वाली कंपनियां ही करती हैं, बट नॉर्मली ये प्रेफर नहीं किया जाता। नॉर्मली नॉट प्रेफर्ड। क्लियर? मतलब क्योंकि इसमें हर कोई जो इन्वेस्टर है वो चाहेगा कि वो सिक्योर्ड डिबेंचर ही खरीदे, ताकि कल को उसका पैसा ना मिले तो वो एसेट्स बेच के अपना पैसा रिकवर कर सके। बच्चों, जो नॉर्मल रिटेलर्स होते हैं वो 1000-2000 करते हैं, बट जो मोटे हैं, बिग हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, वो करोड़ों में खर्चते हैं, करोड्स में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो वो दे प्रेफर सिक्योर डिबेंचर्स सो दैट एसेट्स बेच के उनका पैसा रिकवर किया जा सके। तो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स के फीचर्स क्या रहेंगे? इसमें सिक्योरिटी नहीं है, सिर्फ जो अच्छी गुडविल और रेपुटेशन वाली कंपनीज हैं वही ये इशू करती हैं। हाईली ट्रस्ट बेस्ड है और इसमें बच्चों रिस्क जो है वो ज्यादा रहता है नॉर्मली। ठीक है? अब आगे देखते हैं कि डिबेंचर्स रिडीम के अकॉर्डिंग उसकी क्या क्लासिफिकेशन है। रिडीम का मतलब है रीपेमेंट ऑन मेच्योरिटी। रीपेमेंट ऑन मेच्योरिटी। ठीक है? कुछ डिबेंचर्स हैं रिडीमेबल। नॉर्मली सारे ही ये होते हैं बच्चों, सारे ये रिडीमेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जो एक फिक्स टाइम के बाद रीपे किए जाते हैं। मतलब कंपनी जो है मेच्योरिटी पर पैसा वापस करेगी रिडीमेबल के केस में। जैसे सपोज 12% डिबेंचर है जिनका टेन्योर था 5 इयर्स का। 5 साल के बाद कंपनी ने जो पर फेस वैल्यू, लेट सपोज डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100,
ठीक है। पर डिबेंचर कंपनी 100 वापस करेगी। आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा कि कंपनी रिडीम करने टाइम प्रीमियम पर भी रिडीम कर सकती है। मान लो 100 का डिबेंचर 105 पर भी रिडीम हो सकता है बच्चों। ठीक है, ये आगे का टॉपिक रहेगा। अभी के टाइम आप यही समझो कि रिडीमेबल डिबेंचर क्या होता है बच्चों, जिसका एक फिक्स्ड मेच्योरिटी पीरियड होता है। आप देखो और ज्यादा सिक्योर हो, ठीक है, तो इसका फिक्स्ड मेच्योरिटी नॉर्मली यही इशू कर किए जाते हैं। और ये कंपनी के लिए प्लान करना बहुत ईजी है। ठीक है, कंपनी को कोई डाउट नहीं रहेगा कि यार कल को हमारा जो इशू है वो सब्सक्राइब हो या ना हो, बिकॉज रिडीमेबल डिवेंचर्स नॉर्मली सब्सक्राइब हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, अब आगे कौन से आएंगे? इररिडीमेबल। इररिडीमेबल का मतलब है जिनका कोई फिक्स रीपेमेंट नहीं होता। जब तक कंपनी एग्जिस्ट करती रहेगी आपको ब्याज देती रहेगी बच्चों। जो आपका प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल है, उसका रीपेमेंट, उसका रीपेमेंट स्पेसिफाइड नहीं है, उसका रीपेमेंट स्पेसिफाइड नहीं है। नॉर्मली बच्चों ये भी इशू नहीं किए जाते। क्यों? कंपनी यार सारी उम्र ब्याज देती रहेगी। ठीक है, अब कंपनी ने देखो मान लो 100 करोड़ रेज करा, 100 करोड़ रेज करा, 10% डिबेंचर है। ठीक है, तो 10 करोड़ ब्याज हो गया। क्यों कंपनी 10 करोड़ ब्याज दे यार? ठीक है ना, तो इसलिए नॉर्मली ये भी नहीं करे जाते, बट एक क्लासिफिकेशन है, आपको पता होना चाहिए कि कंपनी ने ऐसे डिबेंचर्स इशू किए जिनका रीपेमेंट होगा कब बच्चों? इसका मतलब कभी भी नहीं होगा। जब तक कंपनी एग्जिस्ट करेगी तब तक नहीं होगा। जब कंपनी बंद हो जाएगी, वाइंड अप होगी, तब इनका रीपेमेंट तब तो बच्चों करना ही होगा। तब तो सारे क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी ही पड़ेगी। तो इसके फीचर्स क्या रहेंगे? नो फिक्स्ड मेच्योरिटी, इंटरेस्ट पेएबल रेगुलरली, इसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और बट आजकल ये इशू नहीं करे जाते। क्लियर है? आगे देखते हैं कि टाइप ऑफ डिबेंचर्स ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि कंपनी के रिकॉर्ड में क्या रजिस्टर्ड है। ठीक है, कंपनी के रिकॉर्ड में क्या रजिस्टर्ड है। तो जो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स हैं वो हैं बच्चों जिनका जो नाम है वो कंपनी के रजिस्टर में रिकॉर्डेड है, नाम दर्ज है। मान लो लेट सपोज ए कोई बंदा है, ठीक है, इसका नाम रजिस्टर्ड है ना, तो कल को जो पेमेंट है, इंटरेस्ट है, रीपेमेंट है, वो ए को ही मिलेगा। इसके अलावा और किसी को नहीं मिल सकता बच्चों। ठीक है, ये बहुत सेफ है। इसमें जो ट्रांसफर प्रोसेस है ये भी बहुत प्रॉपर है, प्रॉपर रहेगा, और इसमें लॉस का रिस्क भी कम है बच्चों। इसमें क्या है, कंपनी ने, ठीक है, कंपनी ने जो पैसा देना है, पैसा देना है बच्चों, दो फॉर्म में है ना, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। वो एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर रजिस्टर्ड पर्सन को ही देना है। ठीक है, तो वो रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर कहलाएगा। अच्छा, आगे बियरर डिबेंचर, इनका नाम रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके पास भी वो पैसा है वही उस डिबेंचर का मालिक है, वही उस डॉक्यूमेंट का मालिक है, उसी को इंटरेस्ट मिलेगा, कल को पेमेंट भी उसी को मिलेगा। नॉर्मली ये आजकल ये नहीं इशू करा जाता बच्चों, इसमें लॉस का रिस्क बहुत ज्यादा है। लेट सपोज आपके हाथ में 10 करोड़ के डिबेंचर्स लग गए, आपके हाथ में 10 करोड़ के डिबेंचर्स लग गए, और वो बियरर हैं, वो बियरर हैं, तो आप ही बच्चों इसके मालिक हो गए। कल को आपको ही कंपनी इंटरेस्ट भी पे करेगी और आपको ही प्रिंसिपल भी देगी बच्चों। इट इज जस्ट लाइक, मान लो 100 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट आपका गुम हो जाए, तो जिसको मिल गया, अब वो बियरर है ना, उसी का हो गया बच्चों को, क्योंकि वो किसी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है। क्लियर है बच्चों? आगे आ जाता है टाइप्स ऑफ डिबेंचर ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी का मतलब है हम अब इसको शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कन्वर्टेबल डिबेंचर वो होते हैं जो फ्यूचर में शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं बच्चों। देखो, आप आपके पास डिबेंचर है, ठीक है, कंपनी, अभी आप मालिक नहीं हो, अभी आप मालिक नहीं हो, कंपनी कल को आपको शेयर होल्डर भी बना सकती है, मींस आपको मालिक भी बना सकती है, बट प्रोवाइडेड आपके पास कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो। तो ये कन्वर्जन टर्म्स बच्चों पहले से डिसाइडेड है, ऐसा नहीं है कि भाई आपको एकदम से पता लगेगा। जैसे सपोज 10 डिबेंचर्स हैं, ठीक है, 100 इक्विटी शेयर्स हैं,
ठीक है, सपोज उसके 100 फेस वैल्यू है, तो उसको कन्वर्ट करा जा सकता है। ये पहले से लिखा रहेगा कि 10 डिबेंचर्स जो हैं 3 साल के बाद ये 100 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों। तो इसका नॉर्मली फीचर रहता है लोन एंड ऑनरशिप का ऑप्शन रहता है बच्चों। डिबेंचर होल्डर तो लोन होल्ड लेंडर तो है ही है ना, बट ऑनरशिप की ऑप्शन भी रहती है। इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा अट्रैक्टिव ऑप्शन है, क्योंकि कल को अगर उनको लगता है कि उनका पैसा नहीं मिलता, सपोज पैसा नहीं मिलता, तो कम से कम वो कंपनी के मालिक तो बन ही जाएंगे। बट इस केस में बच्चों इंटरेस्ट रेट जो है थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम रहता है, ठीक है, क्योंकि कंपनी ने कल को आपको मालिक बनाना है ना। जब मालिक बनाना है तो आज इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दे रहे हैं, ठीक है। तो कन्वर्टेबल हो गया, उसके बाद आ जाते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। नॉन कन्वर्टेबल एक सिंपल फॉर्म है बच्चों। ये कंपनी जिस पर्पस के लिए पैसा चाहिए वो लिया, कल को ये लफड़े में नहीं पड़ेगी कि भाई आपको शेयर होल्डर बनाना है। सिर्फ आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा और मेच्योरिटी पे आपको प्रिंसिपल वापस मिल जाएगा। सपोज 5 साल बाद आप 5 साल का मेच्योरिटी पीरियड कवर हो गया, तो डिबेंचर रिडीम हो जाएंगे, आप कोई शेयर में कोई नहीं आपको मिलेगा, आप शेयर होल्डर नहीं बनोगे। ये एक तरह से सिंपल स्ट्रक्चर है, फिक्स्ड रिटर्न मिलेगी, इसमें ओनरशिप कोई डाइल्यूट नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये थे बच्चों अभी जस्ट टाइप्स ऑफ डिबेंचर। आगे हम देखते हैं कि डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या चीज है। जब भी बच्चों कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है ना, तो उसको ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है। याद रखना, ट्रस्टी, ट्रस्टी एक तरह से ना इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। कल को इन्वेस्टर्स को कोई भी प्रॉब्लम आए, ठीक है, मान लो उनको इंटरेस्ट टाइम पे नहीं मिल रहा, इंटरेस्ट कम मिल रहा है, जितना एग्री करा था उतना नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई भी डिस्प्यूट आता है ना, तो जो इन्वेस्टर है वो कंपनी के पास नहीं जाएगा, वो कंपनी के पास नहीं जाएगा, वो सीधे का सीधा ट्रस्टी के पास जाएगा। और बच्चों ये ट्रस्टी बड़ी कंपनी होती है, ठीक है। चलो अब देखते हैं डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो कंपनी साइन करती है, एग्जीक्यूटेड बिटवीन द कंपनी एंड द ट्रस्टी। ये ट्रस्टी बच्चों बिग फर्म्स होती हैं, बिग फर्म्स, बैंक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कंपनी अपने और इनके बीच में एक डीड साइन करती है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। भाई कंपनी करना नहीं चाहती, ये कानून, भारत का कानून ये करवा रहा है इनसे कि आप ट्रस्टी अपॉइंट करो, ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम आए तो वैसे तो आ ना पाए, और अगर आती भी है तो ट्रस्टी इमीडिएटली वो सॉल्व करे। कंपनी बहुत बड़ी है बच्चों, कहाँ कहाँ घूमेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला सवाल इसमें क्या आएगा कि डिबेंचर ट्रस्ट डीड होती क्या है। डिबेंचर ट्रस्ट डीड बच्चों एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में ये बनाया जाता है। डिबेंचर, इसका पर्पस क्या है, डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, कल को वो बेसहारा होके घूमे ना, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होता है, डिबेंचर होल्डर्स को लीगल एक सेफ्टी डॉक्यूमेंट है, डिबेंचर होल्डर के फायदे की काम है, फायदे की चीज है बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, डिबेंचर ट्रस्ट डीड की जरूरत क्यों पड़ती है बच्चों। देखो, कंपनी ने हजारों लोगों को डिबेंचर इशू कर रखे हैं, ठीक है। अब अगर कंपनी इंटरेस्ट ना दे, प्रिंसिपल का पैसा ना चुकाए, तो क्या सारे हजारों डिबेंचर होल्डर अलग अलग कंपनी से लड़ेंगे क्या, नहीं। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, एक बॉडी अपॉइंट कर दी गई, कंपनी एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करती है, ट्रस्टी के साथ डिबेंचर एक ट्रस्ट डीड साइन होती है, ठीक है। अब समझो आप, कंपनी बहुत बड़ी है, ठीक है, कंपनी बहुत बड़ी है, इन्होंने एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, एक ट्रस्टी, इसको अपॉइंट कर दिया। अब पब्लिक है, सपोज ए बी सी, ठीक है, इनको सीधा कंपनी के पास नहीं जाना अगर कोई इशू आता है, ये सीधा कोई प्रॉब्लम आती है इसके पास जाए, ठीक है। और बच्चों कल को ये ट्रस्टी है, ये गारंटी लेती है रीपेमेंट का, ये कल को कोई डिस्प्यूट आता है तो ये जाएगी इनके पास कि भाई इनका पैसा वापस करो जल्दी से जल्दी, नहीं तो केस कर देंगे आप पे। मतलब ये ट्रस्टी जो है, अब ये इन इन्वेस्टर्स का राइट प्रोटेक्ट करेगी, क्लियर है। अच्छा, ट्रस्ट डीड में पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व रहती हैं बच्चों, डिबेंचर ट्रस्ट डीड में एक कंपनी रहेगी जिसने इशू करा, ऑफ कोर्स, ठीक है, जो डिबेंचर इशू करती है, जो लोन लेती है, एक डिबेंचर ट्रस्टी रहेंगे, ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स की तरफ से ये काम करेंगे। आप समझो
हजारों डिबेंचर होल्डर्स को एक ट्रस्टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंपनी के सामने। ये कंपनी के साथ लड़ेंगे कि भाई पैसा पूरा टाइम पर मिलना चाहिए, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स होते हैं, इन्वेस्टर्स के राइट्स को ये प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। डिबेंचर होल्डर्स के कोई साइन नहीं होंगे बच्चों, देखो डिबेंचर होल्डर्स तो थाउजेंड्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स तो थाउजेंड्स हैं, ये कहां साइन करेंगे, साइन तो लिमिटेड होंगे ना। तो जो ट्रस्टी ने साइन कर दी है ना, समझो आप वो डिबेंचर होल्डर्स के बिहाफ पर ही साइंड है, ठीक है। तो ट्रस्ट डीड में होता क्या क्या बच्चों, आओ वो देखते हैं। डिबेंचर ट्रस्ट डीड में क्या क्या लिखा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सबसे पहले कितने रुपए के डिबेंचर इशू करेंगे, क्या ब्याज मिलेगा, कैसे इंटरेस्ट की पेमेंट होगी, सारा पैसा कैसे चुकाया जाएगा, और क्या क्या एसेट्स गिरवी रखे हैं कंपनी ने, क्या डिबेंचर होल्डर्स के राइट्स है, क्या पावर्स एंड ड्यूटीज है ट्रस्टीज की। अच्छा कोई डिफॉल्ट होता है तो ट्रस्टी क्या करेंगे इन केस अगर डिफॉल्ट होता है। ये सब कुछ बच्चों, हर एक प्रॉब्लम तो कि जो फ्यूचर में आ सकती है उसका सॉल्यूशन पहले से ट्रस्ट डीड में मेंशन है, उसका सॉल्यूशन पहले से बच्चों ये ट्रस्ट डीड में मेंशन है क्लियरली, बहुत डिटेल में, क्या क्या पैसा कंपनी ले रही है, पेमेंट कैसे करेगी, क्या एसेट्स गिरवी रखे, अगर पेमेंट नहीं होता तो क्या होगा, सब कुछ मेंशन रहेगा बच्चों, क्लियर है। अच्छा सिक्योरिटी एंड चार्ज का क्या रोल रहेगा बच्चों, डिबेंचर जो ट्रस्ट डीड है मेन उसमें क्लियरली लिखा होता है कि कौन से एसेट्स गिरवी रखे गए, आरओसी के पास वो रजिस्टर्ड होते हैं बच्चों। ऐसा नहीं है कि एसेट्स फिजिकली कहीं पे जाएंगे, ये जस्ट एक लीगली एक चार्ज क्रिएट होता है, उन पे एक ठप्पा लग जाता है कि भाई ये एसेट्स गिरवी है, ठीक है। अच्छा चार्ज जो है वो फिक्स्ड भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है, ठीक है। फिक्स्ड भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है। आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि फिक्स्ड क्या होता है, जो प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है। फ्लोटिंग चार्ज कौन सा है, जैसे कि इन्वेंट्री पे जो लगेगा, जो कॉन्टिन्यूसली एसेट चेंज हो रहा है जब आप उसको गिरवी रख देते हो, दैट इज फ्लोटिंग बच्चों, ठीक है। अच्छा डिफॉल्ट होने पे क्या होता है बच्चों, डिफॉल्ट हो गया, लेट्स सपोज, रिस्क तो यही है ना कि कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, कंपनी इंटरेस्ट नहीं दे पाई, तो अब क्या होगा। तो बच्चों डिबेंचर होल्डर्स इंडिविजुअली कंपनी के पास नहीं जाएंगे, इंडिविजुअली सिर्फ कंपनी ट्रस्ट डिबेंचर होल्डर के बिहाफ पे ट्रस्टी एक्शन लेगा, ट्रस्टी कंपनी को नोटिस भेजेगा, लीगली प्रोसेस स्टार्ट करेगा, एसेट्स बिकवाएगा बच्चों इनको, और डिबेंचर होल्डर को पैसे दिलवाएगा। तो ट्रस्टी के पास बच्चों बहुत ज्यादा पावर्स रहती हैं। आप समझो कि जो ट्रस्टी है ये एक तरह से सारे डिबेंचर होल्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंपनी के सामने। अच्छा तो सर ये जो ट्रस्ट डीड है ये रजिस्टर कहाँ पे होती है, ये बच्चों आरओसी के पास पड़ी होती है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में ये रहती है। आप आरटीआई डाल के ये इसको इंस्पेक्शन कर सकते हो, कोई भी जनरल पब्लिक, ऐसा नहीं है कि कोई इमेजिनरी डॉक्यूमेंट है, ये बच्चों एक रियल डॉक्यूमेंट है। इसकी नॉर्मली कॉपीज इंटरनेट पर भी अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। आप वहां पे क्लियरली पढ़ सकते हो कि ये जो डिबेंचर्स हैं इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, कौन ट्रस्टी हैं, कौन कंपनी में कौन कौन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। बट आपको एज अ डिबेंचर होल्डर कल को कोई इश्यू आता है तो आपने ट्रस्टीज के पास जाना है, ठीक है, जिसको ट्रस्टी अपॉइंट करा है उसके पास जाना है, सीधा कंपनी के पास नहीं जाना। ट्रस्टी आपके बेस पर कंपनी से लड़ेगा, कंपनी को ईमेल करेगा, लेटर लिखेगा, मिलेगा, सब कुछ करेगा, आपको रीपेमेंट वो करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स करा, ठीक है, और ट्रस्ट डीड के बारे में समझा। अगर आपको अच्छे से समझ आया है ये, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स भी लिख सकते हो कुछ रह जाए तो, और वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का बेनिफिट उठा सके, है ना। और हमें मोटिवेट करने के लिए आपको बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए अब मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।